नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि राफेल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने राफेल फाइटर जेट को F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की अपनी योजना का ऐलान किया है और इस अपग्रेडेशन में लेटेस्ट सिस्टम होंगे जो कि राफेल विमान को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लॉयल विंगमैन और स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल से इंटरेक्ट कराएंगे और 2030 से इस क्षमता को शामिल किया जाएगा। और वर्तमान में जो राफेल यूजर्स हैं, यानी कि राफेल के ऑपरेटर जिनमें कि भारत भी है, उन्हें भी इसी स्टैंडर्ड में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि राफेल फाइटर जेट को एक दुर्जय फाइटर जेट बना देगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने आज लेन रेडियो टेक लेन की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आईडेक्स चैनल के माध्यम से अनुबंधित टैग लेन कठिन भूभाग परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए लंबी दूरी के सुरक्षित संचार में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि प्रदान करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका की F414-6 इंजन के लिए डील हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कावेरी इंजन के कोर को और बेहतर बना रही है, जिससे कि ये इंजन हाई टेम्परेचर्स को झेल सकेगा और ये 55 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 85 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट को जनरेट करेगा। और ये इंजन तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए एक अल्टरनेट इंजन की तरह काम भी करेगा। भविष्य में मौजूदा F04 इंजन की जगह लेंगे। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि GTRE को पहले ड्राई कावेरी इंजन को तैयार करना है, वो भी UCAF प्रोग्राम के लिए, और फिर इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर कावेरी वेरिएंट को। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंद महासागर में आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, जिसका कारण है चीन की दबंगई। ऐसे में दोस्तों, भारत ने अपनी कमर कस ली है और कुछ दिनों पहले मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपना 6 घंटे का प्रदर्शन किया। लेकिन अब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने भी हिंद महासागर क्षेत्र में नॉन स्टॉप 8 घंटे की लंबी उड़ान भरी। इस दौरान उन्हें मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से सपोर्ट दिया गया और इन फाइटर जेट्स ने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों को कवर किया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारतीय जहाज आइनस तरकश और फ्रांसीसी जहाज सरकैफ, दोनों देशों के हेलीकॉप्टर्स, फ्रांस का राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री गश्ती विमानों ने भाग लिया। और इस अभ्यास के दौरान भूतल युद्ध, सतह के लक्ष्यों पर मिसाइल, सामरिक गोलाबारी अभ्यास, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग संचालन शामिल थे। आपको बता दें कि इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना, समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना 6 और P-8I एयरक्राफ्ट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदने का विचार कर रही है। दरअसल नौसेना का मानना है कि वो DRDO के द्वारा बनाए जाने वाले मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट, जो कि C295 पर आधारित है, उसका इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें करीबन 10 साल लगेंगे इसे मैटेरियलाइज होने में। वहीं रक्षा मंत्रालय अब इस डील को भी अप्रूव कर सकता है। बोइंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें इसके लिए और कंपोनेंट्स चाहिए, जिन्हें भारतीय कंपनियां उन्हें मुहैया कराएंगी, जो कि पहले से ही इस सप्लाई चेन प्रोसेस का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर फर्म ग्लाइडर्स इंडिया ने भारतीय सेना के पैराशूट कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की फर्म ग्लाइडर्स इंडिया को पैराशूट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और भारतीय सेना ने पैराशूट के कई करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को किसी विदेशी वेंडर को दिया, जिसके बाद ग्लाइडर्स इंडिया ने भारतीय सेना के सिलेक्शन क्राइटेरिया पर सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई लॉबी चल रही है, बाकायदा इस पर कुछ खबरें सामने आई कि ऐसा भारतीय सेना ने क्यों किया। इसके पीछे का कारण ये पता चला कि इस कंपनी ने जो भारतीय सेना को पैराशूट दिए थे, उनके कई फेलियर वाले केस सामने आए थे, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब भारत थिएटराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना में थिएटराइजेशन के बीच अधिकारियों की क्रॉस पोस्टिंग शुरू की है। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच बेहतर तालमेल, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। अधिकारियों की क्रॉस पोस्टिंग विशेषज्ञता, उनकी नॉलेज और दृष्टिकोण के आदान प्रदान की अनुमति शेयर की जाएगी, ताकि इंटर सर्विस अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। दोस्तों, थिएटराइजेशन, जिसमें कि सैन्य कमांड का पुनर्गठन और एकीकरण शामिल है, जिसमें कि संसाधन भी इसमें शामिल होते हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच अधिकारियों की क्रॉस पोस्टिंग इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा ये जो पहल है, यानी कि क्रॉस पोस्टिंग पहल, ये वर्तमान के सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में तालमेल और संयुक्त निर्णय लेने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।
चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि शाक्ष्म घाटी यानी कि शाक्ष्म वैली को लेकर आ रही है। और चाइना ने दोस्तों शाक्ष्म घाटी में सैन्य बुनियादी ढांचे का काम शुरू कर दिया है और ये भारत के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। और शाक्ष्म घाटी में चीन ने सैन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में इन्वेस्टमेंट किया है और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट लद्दाख में भारतीय सेना के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में एक बहुत ही खतरनाक चाल शुरू हो चुकी है। 24 अक्टूबर 2016 की एक पुरानी सैटेलाइट इमेजरी शाक्ष्म घाटी के इस पूरे क्षेत्र में कोई सड़क या पोस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और बुनियादी ढांचे बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, अगर नक्शे की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर रीमो ग्लेशियर, तेराम ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर आते हैं। इन ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्र उत्तर में शाक्ष्म घाटी और यारकंद घाटी और पश्चिम में पीओके जैसे पीएलए बहुल क्षेत्र है। 2018 की सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि ये नई सड़क शाक्ष्म घाटी के बाहर 2 चीनी सैन्य चौकियों से जुड़ी हुई है, जिनमें से एक चौकी पीएलए यूनिट का मुख्यालय है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन और पाकिस्तान शाक्ष्म घाटी के माध्यम से एक और सड़क की योजना बना रहे हैं। यानी कि चीन साफ तौर पर समझ चुका है कि इधर एलएसी पर भारत को परेशान किया जाए, दूसरी तरफ पीओके में जमीन को हड़पा जाए और शाक्ष्म घाटी में तो उसने सैन्य चौकियां तक स्थापित कर दी है। ये बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान 5 रक्षा सौदों पर चर्चा होगी, जिनमें कि अमेरिका ने M777 लाइट हॉविट्जर को अपग्रेड करने की पेशकश भारत को कर रखी है ताकि इसकी रेंज को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा GE F414 इंजन को लेकर बात होगी। तीसरा, स्ट्राइकर जो कि आर्मर्ड पर्सन कैरियर है, उसे मेड इन इंडिया प्रोसेस के तहत भारत में बनाया जाना। चौथा, पीरियड ड्रोन को खरीदने को लेकर बातचीत। और पांचवा, भारतीय नौसेना के INS विक्रांत के लिए 26 F-18 लड़ाकू विमानों की बिक्री शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के बाद अब पाकिस्तान की वायुसेना चाइना से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने की योजना बना रही है। पाकिस्तान की वायुसेना HQ-9B/P सिस्टम को लेगी, जो कि इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करेगा, जो कि पाकिस्तान की कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस यानी कि क्लैड को उनकी क्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदान करेगा। चाइना का ये एयर डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर की रेंज में क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकता है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना भी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिकी नौसेना से एक नई वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बी और 2 अतिरिक्त पनडुब्बियों का अधिग्रहण करना चाह रहा है, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खरीद रहा है। दोस्तों, ये जो नई वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बी है वो अपनी उन्नत तकनीक और स्टेल्थ क्षमताओं के लिए जानी जाती है। और इस नई पनडुब्बी के अलावा, जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी नौसेना से 2 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियां भी खरीदेगा। और इस तरीके का सहयोग दोस्तों दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है। दोस्तों, वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियों की अगर बात करें तो इन पनडुब्बियों को उनकी लंबी दूरी की क्षमताओं, उनका इंड्योरेंस यानी कि धीरज और उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए जाना जाता है। और इन पनडुब्बियों को अलग अलग मिशन प्रोफाइल में काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि खुफिया जानकारी को एकत्रित करना, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सटीक हमले शामिल है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपको मालूम है कि चाइना से काफी परेशान है। ऐसे में इस तरीके की पनडुब्बियों का अगर वो अधिग्रहण कर रहा है तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो एक मजबूत समुद्री प्रतिरोधक क्षमता के विकास को प्राथमिकता दे रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है और बातचीत की संभावना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ गया है। 4 देशों को शामिल कर शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया 4 देश मिलकर इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे हैं। अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट पर एक अहम समझौता हुआ है। ये समझौता पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि ये पूरे क्षेत्र के लिए अहम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र में सहयोग और समृद्धि का एक नया युग आएगा। तापी प्रोजेक्ट 2019 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से ये काम अटक गया। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए चारों देशों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और इस कंपनी का नाम है गलकनेश तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पार्टनर है। ये गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान से भारत पहुंचेगी। तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से गैस की सप्लाई होगी और ये पूरी पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी। अफगानिस्तान से होते हुए पाइपलाइन पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान से होकर गुजरेगी। आखिर में ये पाइपलाइन भारत के पंजाब के फिजिल्का शहर तक पहुंचेगी। भारत में पाकिस्तान से भारत तक इस पाइपलाइन की लंबाई 826 किलोमीटर होगी।
इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 10 अरब डॉलर है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद गैस के लिए चीन और रूसियों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन को लेकर जल्दबाजी नहीं करने का फैसला लिया है। स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी इस मिशन को सुरक्षित और पूरी तरीके से सफल बनाना चाहती है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है तो गगनयान 2024 से 2025 के बीच उड़ान भरेगा। गगनयान क्रू मॉडल का जुलाई में होने वाला पहला परीक्षण अब अगस्त में होगा। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि इसरो सभी 8 महत्वपूर्ण परीक्षणों में सफल रहता है तो गगनयान की लॉन्चिंग 2024 से 2025 के बीच होगी। साथ ही इसरो प्रमुख ने बताया कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LMV-3 रॉकेट के जरिए गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।